सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरा पाकिस्तान इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन एक चौमुखी सियासत के मैदान में लड़ी जा रही है। -1 का शोर है, मिड टर्म इलेक्शन के मुतालबे हैं, एक दूसरे की सफ़ों में दरार डालने, हुकूमत जाने के दावे हैं, कहीं खुल्लम खुला मुलाकातें हैं और कहीं पसे पर्दा राब्ते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासत में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? सियासत इम्कानात, तवक्कुआत और ताल्लुकात का खेल है। कभी बिगड़ी हुई बात अचानक बन जाती है और कभी बनी हुई अचानक बिगड़ जाती है। दुरुस्त पेश गोई तो मुमकिन ही नहीं, बस हालात और वाक़यात को देखकर अंदाजे लगाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में -1 और कुर्सी आनी जानी चीज़ है का जिक्र क्या किया? अफवाह साज फैक्ट्रियाँ फिर गर्म हो गई, लेकिन सवाल यह है कि माइनस कौन होने जा रहा है और प्लस कौन? अभी कुछ भी वाज़े नहीं हो रहा। हुकूमत पर कैसे वार करना है, इस मामले पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही इत्तेफाक नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली चाहती है। अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी को पीटीआई की हुकूमत कबूल है, लेकिन इमरान खान कबूल नहीं। दूसरी तरफ नून लीग जो मिड टर्म इलेक्शन की सदा लगा रही है, मगर सवाल है कैसे? अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली की तब्दीली के लिए भी पूरा जोर लगा रही है। ख्याल यह है कि स्पीकर की तब्दीली इन हाउस तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी, मगर सवाल फिर वही है कि जो अपोजिशन मिलकर बजट मंजूरी को ना रोक सकी, वो स्पीकर को तब्दील कैसे कराएगी? उल्टे हालात ये हैं कि पंजाब में अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए हैं। 7 अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली की। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात ने अपोजिशन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 6 नून लीगी अरकान पर बगावत का इल्जाम तो पहले ही था, अब पीपल्स पार्टी की बराए नाम मौजूदगी भी खतरे में पड़ गई है। सवाल यह है कि बिलावल जियालों को मुत्तहिद करने पंजाब पहुंचे हैं और ऐसे में उनका रुकने पंजाब असम्बली ही बागी क्यों हो गया है? फिर खतरे में कौन है, हुकूमत या फिर अपोजिशन? सियासत में उतार चढ़ाव, माइनस प्लस पर बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान और मशहूर एंकर हैं। इमरान, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त टॉप ट्रेंड आप ही कर रहे हैं, आपका नाम अब इस वक्त टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया पर। ये माजरा क्या हुआ? वैसे तो आप मशहूर हैं ही, टॉप एंकर हैं पाकिस्तान के, साफी ज़बरदस्त, मगर ये सारा किस्सा क्या हो गया? मेरे ख्याल में इसको स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए और वो ये इतना छोटा, सहाफियों को इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि हम इन चीज़ों को बार बार जो है वो डिस्कस करें और अपना सहाफी टाइम ज़ाया करें। मैं बात करना अगर आप किसी और पॉलिटिकल इशू पे बात करें तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल मैं इसका ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ कि सवाल पूछना जो है वो हमारा हक है और वो हम पूछेंगे, और जब कोई हमें रोकेगा तो हम नहीं रुकेंगे, जबरदस्ती रुकेगा तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कोई ब्लैकमेल करेगा तो फिर उसको हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा चलें अब सियासत पर आ जाते हैं। ये बताएं कि ये जो एक मिनट और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं सो गया था सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, और उस वक्त जो है वो कोई मेरे खिलाफ ट्रेंड बना के, कोई लोग जो है वो पेड किस्म की ट्रेंड बना के बड़ी कोशिशें करके वो चलवा रहे थे। लेकिन जब मैं जोर की नमाज के लिए, क्योंकि मैं फजर के बाद सोता हूँ तो जोर के वक्त उठता हूँ, मेरी ये रूटीन है, तो जब मैं जोर की नमाज के लिए उठा तो वो पता चला कि मैं खुद ही टॉप ट्रेंड बन गया बाद में। तो वो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत की बड़ी मेहरबानी। ठीक है, चले ये बताएं कि इस वक्त एक और ट्रेंड भी चल रहा है, हुकूमत बदलने का ट्रेंड है, और उसमें हर कोई अपने बयान दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये इन हाउस तब्दीली हो जाए, कौमी हुकूमत टाइप बन जाए, क्योंकि सिंध में शायद उनकी हुकूमत है, वो नहीं चाहता कि मिड टर्म इलेक्शन हो। नून लीग मिड टर्म इलेक्शन का जोर लगाना चाहती है। ये कोई इत्तेफाक इनमें हो सकेगा? बाद की बात तो बाद में आएगी। देखिए, बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे एतबार नहीं कर पा रहे। हुकूमत गिराना इन दोनों की दिली ख्वाहिश है और इन दोनों को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है इस हुकूमत की गिरने की। पॉलिटिकली भी इनको ये हुकूमत सूट नहीं कर रही, इनके केसेस में भी सूट नहीं कर रही। तो हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत को गिरा दे। अगर उनको लगता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, हुकूमत जो है वो गवर्नेंस नहीं दे रही, लोगों के हालात ठीक नहीं कर रही, तो अपोजिशन का ये हक है कि वो आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिरा दे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत को गिराने की काबिलियत रखती हैं, जो इसके लिए माहौल बना सकती हैं, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही। जरदारी साहब को ये लगता है कि जिस वक्त हम दोनों मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने लगेंगे
तो पीएमएलएन एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके कोई फायदे हासिल कर लेगी अपने केसेस में। और इसी तरह से पीएमएलएन को ये लगता है कि जिस वक्त हम इमरान खान की हुकूमत गिराने लगेंगे तो पीपल्स पार्टी हमारी पीठ में छोड़ा घोंप देगी, जैसे उन्होंने बलोचिस्तान में घोंपा था। तो वो दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। असल मसला ये है, अगर इन दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो तो इमरान खान की हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त करेंगे। अच्छा इमरान साहब, आपके पास अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो -1 है। अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के अंदर बेचैनी है, हुकूमत के अंदर लोग हैं जो -1 करना चाह रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब -1 अपोजिशन का शोशा है। फैसल वावडा कह रहे हैं कि जिसने -1 की बात की उसको चीर के रख देंगे। इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी -1 हो भी गया तो फिर भी अपोजिशन जो है इसके साथ एहतसाब इनका जारी रहेगा जो भी मेरी जगह पर आया। तो ये मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, अंदर की कहानी है क्या -1 की? इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि आप इमरान खान के सामने कोई भी एक सिनेरियो रख दें तो वो अपने आप को तज्जिया करने से नहीं रोक सकते। उनके सामने एक सिनेरियो आया कि इस्तीफा दे दो, -1 करवा देंगे, तो वो अपने आप को तज्जिया करने से रोक नहीं सके और यही उन्होंने गलती की। इस बारे में उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में सब लोगों को अपनी औकात का पता है कि इमरान खान के बाद दे आर जीरो। जैसे पीएमएलएन में नवाज शरीफ के बाद कोई भी अपना पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता, जैसे भुट्टो फैमिली के बाहर पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती है, ऐसे ही एक आदमी इमरान खान है, उसके बाहर उसकी पार्टी खत्म हो जाती है। और इमरान खान का इस सिस्टम में स्टेक सिर्फ इतना है कि जिस दिन आप उसको निकाल देंगे, प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा देंगे, तो अपनी पार्टी में तो दूसरे किसी आदमी को वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है सब्जियां तोड़ देगा, या वो ये सिस्टम ही खत्म कर देगा, या वो एक प्रोटेस्ट के मोड में चला जाएगा। वो नहीं बनाएगा शाह महमूद कुरैशी को या लेकिन इमरान साहब जो उंगलियां असद उमर की तरफ उठ रही हैं पार्टी के अंदर से भी, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि असद उमर भी चंद हलकों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर मुझे मौका दे दिया जाए तो मैं बेहतर डिलीवर कर लूँगा? देखो, मैं असद उमर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बड़ा तफसील से मेरी उनके साथ मुलाकातें हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो पीएमएलएन में, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ को धोखा नहीं दे सकते। ख्वाजा साद रफीक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहेगा। ख्वाजा आसिफ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो खड़े रहेंगे उनके साथ। इसी तरह कुछ और लोग हैं पीएमएलएन के अंदर जिनका मुझे पता है कि वो नवाज शरीफ को नहीं छोड़े, चाहे वो शहबाज शरीफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बीच में भी अपना फायदा और नुकसान देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीएमएलएन में नवाज शरीफ को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जरदारी साहब के भी अपने बड़े करीबी कुछ दोस्त हैं, फरुखुल्लाह बाबर साहब हो गए, कमरुज़्ज़मान कहरा साहब हो गए, ये भुट्टो खानदान को नहीं छोड़ेंगे। मैं असद उमर के बारे में आपको ये बताऊं कि वो एक असेसमेंट तो बनाई जा रही है, एक पिक्चर भी उनकी पेश की जा रही है कि वो अपने आप को मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। असद उमर को भी पता है कि वो इमरान खान के बगैर क्या है, और उनको ये भी पता है कि वो ये ख्वाहिश जो है उनकी पूरी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोपेगेंडा की गेम है जो मिलजुल के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक वो लोग हैं जो मुंतखब लोग हैं और गैर मुंतखब लोगों के खिलाफ हैं, दूसरे वो लोग हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो गैर मुंतखब लोगों के साथ हैं लेकिन है खुद मुंतखब। तो इस तरह ये 3 हिस्सों में पार्टी डिवाइड हो गई है। इसके लिए खिचड़ी पक रही है। खान साहब शपथ कॉल देकर इसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही चलेगा। वैसे एक और चीज इमरान का फायदा उठाएं। इमरान साहब, एक और चीज़, इमरान खान साहब आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद हम में से ज़्यादा आप उनको बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। कल परसों असम्बली में उन्होंने कहा कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी सूरत में नहीं दूंगा। अब मरियम का ट्विटर खामोश है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मियाँ साहब जिन हालात में बाहर गए, जिस तरह हुकूमत की सरपरस्ती में बाहर गए, तो लग तो ये रहा है कि एनआरओ तो हो चुका है, एनआरओ तो डील तो हो चुकी है। उसी के तहत मरियम भी चुप है, उसी के तहत मियां नवाज शरीफ बाहर गए, उसके तहत वो भी चुप है, जरदारी साहब भी चुप है। तो फिर अब कौन सा एनआरओ रह गया जो इमरान खान साहब ने नहीं देना? जो डील करवाने वाले हैं ना, नवाज शरीफ को एक केस के अंदर 20 देते हैं तो उसका दूसरा खुल जाता है। फिर डील करवाने वाले जब इमरान खान के सामने बैठ जाए, वो कहता है ये देखो अब मैं क्या करूं, ये देखो ये फिर चोरी की हुई है, तो उनका भी मुंह बंद हो जाता है। सिचुएशन ये है कि केसेस इतने ज्यादा है इमरान खान के पास, उसकी जमीन में इतनी सारी चीजें हैं कि वो कोई ना कोई एक निकाल के सामने रख देता है कि ये देख लें आप, ये देख लें आप, ये देख लें आप। तो वो जो डील करवाने वाले हैं वो भी चुप कर जाते हैं। और दूसरा मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब खास किस्म की रियायतें लेकर पाकिस्तान से बाहर गए थे।
उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से भी राब्ते किए थे और पाकिस्तान के बाहर से भी राब्ते करवाए थे। इमरान खान साहब ने हालात के पेश नजर मियां नवाज शरीफ साहब को तर्स खा के, या वो जो भी एक सेटलमेंट थी, मैं तो इसको एक एनआरओ कहता हूँ, लेकिन ये एनआरओ ही है ना सर, चाहे आप तर्स कह ले चाहे आप जो मर्जी कह ले, अल्टीमेटली तो एनआरओ ही है। लेकिन कुछ कंडीशंस में बाबर भाई जाने दिया था। जी जी। हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाके अमेरिका में अपने एक दोस्त को राब्ता किया और अपने बेटे के जरिए से लॉबिंग शुरू करवाई अमेरिका में। जी जी। वो जब लॉबिंग शुरू हुई तो उसके सबूत आ गए उन लोगों के पास जो एनआरओ की है वो डील के अंदर शामिल थे। उन लोगों ने वो सारी चीजें जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ शेयर किया और कहा देखो मियां साहब आपने एक दफा फिर धोखा दिया है। इसी वजह से मरियम नवाज पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसी वजह से वो सारे फंसे हुए हैं। अब ये दोबारा एनआरओ मांगते हैं और वो जो पहले करवाने वाले हैं वो इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है कि आप हर दफा धोखा देते हैं। अच्छा खरल साहब, आपको क्या लगता है ये असद कैसर साहब वाला जो मामला है ये एक टेस्ट केस नहीं होगा कि अगर स्पीकर को हटा दिया जाता है तो फिर कोई आ जाएगी ऑपोजिशन में जान कि यार अब हम अगला कदम लें? क्या लगता है आपको? देखिए, स्पीकर को हटाने की बात नहीं, जो इमरान खान साहब जिस तरह इमरान खान ने बात की है -1 के वाले से, देखिए इमरान खान से ही शुरू होती है पीटीआई की पार्टी और इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। कोई इतना बड़ा कद नहीं है कि जो उनकी जगह रिप्लेस कर सके। और इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि अगर इमरान खान को उतारने की कोशिश की गई, -1 करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान साहब बस हुकूमत तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये नहीं होगा कि इमरान खान खामोश तमाशाई बन के और वो बैठे रहे चुप करके और उनकी जगह पे कोई और प्राइम मिनिस्टर ला के बिठा दिया जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। बाकी ये है कि उनका एक स्टाइल है, जो चीज़ भी होती है उनके दिल में ज़ुबान पे होती है या जो चीज़ मार्केट में होती है। अब हालांकि कोई और अगर कोई जीरक सियासतदान होता तो वो कभी ये -1 की खुद बात ना करता। उन्होंने खुद बात करके इस चीज को, अपोजिशन की जो कॉन्स्पिरेसी एक थ्योरी थी उसको मजबूत किया है। अब यही खुद बात की। अच्छा इमरान, ये बताएं कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ब्रेकिंग भी टिकर्स भी चल रहे हैं हमारे चैनल पर, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के अलावा आवाम को कोई भी कबूल है, इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम मिनिमम एजेंडे पे अगर ये असद कैसर साहब वाली बात की स्पीकर को हटाएं, उससे तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर इसमें कामयाब हो गए। अगर नहीं तो ठीक है, उनका ये राइट है, वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लेकर आए, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लेकर आए। अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो इमरान खान को और उसके स्पीकर को उड़ा के बाहर फेंकें और फिर देखें इमरान खान क्या रिएक्शन दे सकता है। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन इमरान साहब, आपकी असेसमेंट चाहिए। असेसमेंट ये है कि मैंगल गवर्नमेंट से नाराज है लेकिन वोट डालता है, चौधरी गवर्नमेंट से नाराज है लेकिन वोट डालते हैं। अभी उन्होंने सबने बजट पास करवाया। बाबर भाई इसको क्लियर कर लें, बाबर भाई इसको क्लियर करें। देखें, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के मूड का पता चलेगा। मैं बारीक बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कहूंगा नहीं। अगर तो असद कैसर उड़ गया तो एस्टेब्लिशमेंट के मूड का पता चलेगा कि वो इमरान खान से खुश हैं या नहीं। अगर तो वो ना खुश हैं तो असद कैसर उड़ जाएंगे और एक ऐसा स्पीकर आ जाएगा जो इमरान खान के नाक में दम करेगा और वो फिर विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे, ताकतवर हल्के पाकिस्तान के। और अगर वो इमरान खान के साथ उनका मामला ठीक चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों का, तो फिर असद कैसर कहीं नहीं जा रहा है। फिर एक और इमरान साहब, एक और मासूम सा सवाल है, आपका क्या ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात कैसे हैं? ये इंतहाई मासूम सवाल है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ना इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनकी बात को पहुंचाए। पाकिस्तान के अंदर के हालात अपनी जगह पे, कोरोना की वजह से हमें बहुत ज्यादा डिप लगा है। हो सकता है कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी खड़ी हो जाए और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो इंटरनेशनली आपको जो चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, उन सारे मामला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जितनी सपोर्ट दी है शायद उनको पिछली 2-3 दहाइयों में नहीं मिली। और ये जो सपोर्ट है ये उसको जाया नहीं करना चाहेंगे। तो उस सपोर्ट को साथ रखना में मुझे सिर्फ यही एक वजह नजर आती है। इंटरनली इमरान खान ने जो डैमेज किया है या जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं या पंजाब के अंदर कमांडर उस्मान बुज़दार है, ये चीजें तो बेरेबल नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत इतनी ज्यादा है इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस आदमी को सेक्रीफाइस करेंगे। अच्छा अब एक मामला, ये जब आपने अपोजिशन की बात की उस्मान बुज़दार साहब की, तो आज मैं व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाना चाह रहे हैं इमरान खान, ये ज़राए से खबर है। तो मैं तो इन चीज़ों पर नहीं बिलीव करता, लेकिन ये जो असल खबर है वो ये है कि अपोजिशन के कुछ लोग मिल रहे हैं, यानी पंजाब में अपोजिशन नून लीग के और पीपल्स पार्टी के भी एक रुकन पंजाब असम्बली जाकर उस्मान बुज़दार साहब से मिल चुके हैं। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे।
तो ये इनका तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ये अब क्या करेंगे इमरान खान के खिलाफ? पहले तो ये अपना तो देख लें कि लोग इनकी इजाजत के बगैर, वो कह रहे हैं जी पार्टी की इजाजत नहीं थी, नून लीग के जाके एमपीए मिल रहे हैं उस्मान बुज़दार से, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उस्मान बुज़दार इतना मजे का आदमी है, जो मर्जी मिल ले उसको जाके, ना वो किसी को फायदा दे सकता है ना किसी को नुकसान दे सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग वो लोगों के कहने के ऊपर कर देता है। और अभी इसने एक बहुत तगड़े माफिया के कहने पे कमिश्नर लाहौर को ट्रांसफर किया है, और इसके अंदर जो करप्शन की पूरी एक लंबी कहानी है ना, वो लगभग 12 साल पे मबनी है। और लाहौर का एक बड़ा तगड़ा, बल्कि पाकिस्तान का तगड़ा तरीन माफिया, जिसके कहने के ऊपर कमांडर उस्मान बुज़दार ने लाहौर का कमिश्नर तब्दील किया है। और कुछ और डेवलपमेंट भी है, इमरान नहीं, इस्लामाबाद से नहीं, लेकिन ये तो 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले माफिया की बात नहीं कर ले, जिन्होंने 40 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पंजाब में हो रही हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा हो, कमिश्नर लाहौर हो, सारों के पीछे कोई ना कोई माफिया खड़ा हुआ है। हर एक ट्रांसफर के पीछे माफिया खड़ा हुआ है, और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बोलियां लग रही हैं। 50 लाख रुपया, मैं आपको बताता हूं कि बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए 50 लाख रुपया। ये जो बंदा, मैं बताता हूँ, ये जो बंदा ट्रांसफर हुआ है ना, इसने गले से जाके पकड़ लिया था एक बहुत बड़े माफिया को, और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया था मामले। मैं जानता हूं कैप्टन साहब को। उस्मान बुज़दार ने कहा कि फौरी तौर पे ये केस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करो, और फौरन विड्रॉ करो, जो मर्जी बहाना बनाओ, इस माफिया के खिलाफ हमें नहीं लड़ना। और इसके लिए इस्लामाबाद से भी एक शख्सियत स्पेशली मुतहर्रिक हुई थी, और इस कमिश्नर ने मुझे 2 दिन पहले ही मुझे आइडिया था, मुझे एक सोर्स ने बता दिया था कि ये जा रहा है, और वो गया। आपको पता है कि यही कैप्टन सैफ जब लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त उन्होंने राजा बशार साहब के भाई पे हाथ डाला था, उनकी करप्शन पे हाथ डाला था, और उस वक्त उनको लोकल गवर्नमेंट से सिर्फ इसलिए राजा बशार साहब ने पूरा जोर लगा के चेंज करवाया कि मेरे भाई पे हाथ डाला है। उसके बाद वो इरीगेशन में गए, अब पंजाब लाहौर आए तो दोबारा उन पे हाथ डाल दिया गया। तो यहाँ पर ईमानदार आदमी जो है ये रियासत मदीना में, वो तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इमरान उस्मान बुज़दार साहब तो इस्लामाबाद से नहीं सारा कुछ कंट्रोल होता कि वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई तबादला तकर्रुर कर सकते हैं? वो तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब को पता लग जाए तो वो तो ऐसी की तैसी कर दें। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं स्कूल में, उसमें कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारा झगड़ा हो गया। कोई लड़का था, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, और उसका बाप जो था वो मिनिस्टर था। तो लड़कों का झगड़ा हो गया, उन्होंने अपने असर सूख को इस्तेमाल करते हुए ना हमें थाने में बंद करवा दिया। अब उनका असर सूख था एसपी रैंक के ऊपर, बहुत ऊपर से उनकी टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, हम लोगों का वहां तक एक्सेस नहीं थी। तो एसपी ने जो है वो सिर्फ इसको ये कहा था इतना पुलिस वालों को कि उनको जरा थोड़ा दबाना है। तो उसने जो कांस्टेबल है ना, उसने वो हमसे इस चीज के भी पैसे लेता था कि मैं बाहर से पंखा बंद कर दूंगा। बटन बाहर होता है ना पंखा, जो हवालात के अंदर होता है, हम स्टूडेंट थे, बच्चे थे, हम पैसे देते थे, पंखा चलवाते थे गर्मियों में। तो बात यह है कि उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद से एक छोटा सा फोन आया, तो वो यहाँ पे क्या कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कह दिया जाए तो फिर अच्छा ये बताएं कि ये ऑपोजिशन का आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना। ऑपोजिशन का जो मामला है, अब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब ने फ़ोन तक किया कि जी हम मुतहर्रिक करने आए जियालों को, या उनको जियाले मिलते नहीं हैं, या उनसे नाराज़ हो गए हैं, या पीपल्स पार्टी का इतना जोर नहीं कि एक आधा एमपीए रह भी गया तो वो भी बुज़दार साहब से जाकर। मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई जियाला है वैसे जिसको वो मुतहर्रिक करेंगे? कमरुज़मान कह रहा है, और हमारे एक बड़े नजरियाती दोस्त हैं चौधरी मंसूर, ये वो लोग हैं जो बेहतर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बाकी चूरी खाने वाले मजनू तो बहुत सारे हैं। तो ये नून लीग का ये इसी तरह सही रहेगी, यहाँ पंजाब में इनका जोर है, और आने वाले इलेक्शन में भी कहा जाता है कि असल मुकाबला तो नून लीग और तहरीक इंसाफ का ही होगा, जब भी हुआ। नहीं 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 नहीं, कोई मुकाबला नहीं होगा तहरीक इंसाफ का नून लीग के साथ। अपने आप को गलतफहमी में ना रखें। कमांडर उस्मान बुज़दार ने जो कर दिया है ना पीटीआई के साथ, आप कल इलेक्शन करवाएं और आप दुर्गतबंदी देखें पीटीआई की। नहीं, वो तो अभी ये हालात तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, आज अगर इलेक्शन हो गए, लेकिन अभी 3 साल पड़े हैं तो शायद तब तक कोई हम ऐसा माहौल देख लें, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में मैं आप लोग मेरे तीनों सीनियर दोस्त बैठे हैं, आप लोगों की उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है किसी की?
नहीं मेरी नहीं हुई यार मुलाकात करके जरा असेसमेंट करें और फिर मुझे बताएंगे अगले 3 साल में आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं। नहीं वो तब्दीली की मैंने तो बताया कि व्हाट्सएप पर चले ये सोशल मीडिया के थ्रू शायद एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। बाबर भाई इमरान साहब कमांडर उस्मान बुज़दार वो मुसीबत है जो अब ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है, क्योंकि इमरान खान के पास जब वक्त था इसको हटाने का तब उसने हटाया नहीं। यार वो ना करे, लेकिन उसामा साहब मैं ना करे यार, आप तो बहादुर आदमी है, मैं कमजोर आदमी, वो नोटिस बड़े भेज देते हैं। मैं आपको आप उनको इस तरह चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, आप तो कह रहे हैं मैं आपको बताऊं सामा, मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे ये आपको नोटिस भेजना वहाँ पे एक लंबा नोटिस लिखे जोन से तरक्याती मंसूबे इसने सारे बंद किए हैं। एक लंबा नोटिस लिखेंगे इसने क्या किया, किस तरीके से पंजाब को चलाया। जो लॉलेसनेस है उसका नोटिस इसको भेजें आप कि जनाब ये लॉलेसनेस है, इसको नोटिस भेजें इस चीज का जो डिपार्टमेंट के अंदर काम बंद हो गया, इसको नोटिस भेजें इस चीज का जो आपने साना साहिबाल का क्या किया, इसको नोटिस भेजें इस चीज का जो आपने बेचारा एक माजूर आदमी मार दिया पुलिस वालों ने पकड़ के, जो कह रहा था कि किसी मारना जितों से किया, उसमें इसने क्या किया, इसको नोटिस भेजे ना वापस। ये कौन होता है हमें नोटिस भेजने वाला, ये हुकूमत है, इसको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नोटिस भेजते हैं नवाब बन के, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सामा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अब जो ये कह रहे थे ना इस्लामाबाद से फोन आते हैं, इस्लामाबाद से नहीं फोन आते, अब उस्मान बुज़दार खुद फैसले करता है और उसने अपनी एक टीम बनाई हुई है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी सियाना हो गया। शहबाज शरीफ वाला मॉडल वो पूरा डिट्टो उसको फॉलो करता है, कॉपी करता है। उसने 3-4 बड़े ब्यूरोक्रेट्स की टीम रखी हुई है जो उसके पॉलिटिकल डिसीजन भी लेती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेती है। और आप ये इस अजम्पशन को ख़त्म कर दें, भूल जाएं कि वो इमरान खान से गाइडेंस लेता है, डिक्टेशन लेता है, वो अपनी मर्जी सियाने हो गए तो अपनी ही हुकूमत का, अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कौन सी अपनी पार्टी सर, उसकी क्या एफिलिएशन है पीटीआई के साथ, वो कितना का नजरियाती सिंक है पीटीआई के साथ, कितना अर्सा वो पीटीआई के साथ, क्या स्ट्रगल है उस्मान बुज़दार की, मैं सवालात है मेरे। वो एट द लास्ट मोमेंट आया, उसको इमरान खान साहब ने सीएम बना दिया और वो सीएम है। क्या नजरियाती अभी आप देखें, क्या उसकी आइडियोलॉजी क्या बना नहीं दिया। इमरान खान साहब के पास एक ही नाम था, सिर्फ वो इंटरव्यू देने गए थे। अच्छा, पास वो हो चुके थे पहले ही। अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए इमरान खान साहब को कहा गया कि ये बंदा अच्छा कैंडिडेट सूटेबल है, तो आप जरा उनको बुला के चेक कर लें। तो इंटरव्यू दे के वापस सीएम तो बन चुके थे पहले। इमरान खान साहब ने वीडियो जारी कर दी थी। नहीं लेकिन खरल साहब ये बताएं कि ऐसे कैसे हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब को किसी ने डरा दिया है कि जिस दिन आपने उस्मान बुज़दार को तब्दील किया ना, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। चलो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उस्मान बुज़दार को तब्दील किया आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अपोजिशन के लोग जाकर उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं, उसमें कुछ तो होगा। तो अपोजिशन लोग भी समझ रहे हैं कि उसमें कोई इतनी ताकत है और अगर वो इस तरह बिल्कुल ही पार्टी के खिलाफ हैं तो उनके बारे में सोचना चाहिए। ब्रेक का वक्त है जी। इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे एंकर पर्सन हमारे साथ थे और अभी ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो चुका है। पाकिस्तान में पबजी एक गेम, बच्चों की उस पर पाबंदी लगाई गई। इस हवाले से बात ब्रेक के बाद। अब पता चला हमारे साथ है अल्लामा नासिर मदनी साहब और मामला बड़ा हसास है। अल्लामा साहब, ये जो मंदिर की तामीर का मामला है इस्लामाबाद में, इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये कहना है कि इस्लामी रियासत या पाकिस्तान की जिस तरह बात हो रही है कि वो रियासत पहले नहीं दे सकती या इंतज़ाम नहीं कर सकती, लोग मौजूद हों, इस्लामी रियासत में गुंजाइश मौजूद है बिल्कुल कि जो गैर मुस्लिम हों उनका ये हक़ है इस्लामी रियासत में कि वो अपनी इबादत गाहें वहाँ पर बनाएं, उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ उनकी तादाद नहीं है वहाँ पर और फिर ख़ुद पैसे लगाना ये दुरुस्त नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर क्या ज़रूरत है कि इंतशार जिन चीज़ों से पहले वो काम किए जाएँ। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। देखें, सबसे पहले जो इस्लाम की बुनियाद है ना, तो जितने भी अंबिया इकराम आए वो दीन फितरत के मालिक, और इस्लाम जो है फितरी दीन है। तो हमारे दीन में बुत फरोश, बुत तराश और बुत पूज, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई। तो पहला तो हमारा सवाल ये है कि जिस ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम ये मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं, पहले वो अपने नारे की तरफ देख लें जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
उनका नारा था सबसे पहले कि हम मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? कोई तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सूरत माइदा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकी के कामों में तावन करो, बुराई के काम में आपने तावन नहीं करना। जहाँ तक मसला ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो जितने भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी और गैर मुस्लिम जितने इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक हम उसकी इबादत की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी रियासत उनको हकूक़ देती है कि उनकी जो इबादत है, जहाँ माबद खाने हैं, उनको वो मरम्मत भी करते हैं। वहाँ तक तो इस्लाम इजाज़त देता है कि गिरजों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की आप हिफाजत करें कि उसको कोई नुकसान न पहुँचाए, बशर्त के वहाँ के बासी जो अक़लीती हैं वो पाकिस्तान के आइन को चैलेंज ना करें, पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया है। तो ये नारा ये था कि पाकिस्तान जो है इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो आप आइन पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क जो मर्ज़ वजूद पे आया, इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है। तो फिर यहाँ उसका शरीक कैसे हम खड़ा कर सकते हैं? और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और दो कौमी नज़रिया जो है, हमारा पाकिस्तान ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं बनाया था। यहाँ तो एक अल्लाह की पूजा के लिए मुल्क खड़ा किया गया था। हिंदूइज़म अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग है, ये दो कौमें हैं। तो दो कौमी नज़रिया ही पढ़ ले तो वो भी बात वाज़े कर देगा कि बुत परस्ती किसी तरीके पे भी हमें मंजूर नहीं है। जो उनके पहले माबद खाने इधर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, वो उसमें अपनी इबादत करें। तो इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन की मरदमशुमारी के मुताबिक भी जो उन्होंने अदाद शुमार दिए वो भी देख लें कि कितने को हिंदू वहाँ आबाद हैं। और जो कैपिटल पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए गया जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ फैसल मस्जिद की मीनारों से अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंजते हैं और वहाँ ये लोगों को एक तरफ ये हुकूमत, जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये हुकूमत ये दावा करती है कि वो रियासत मदीना जो है उसको फॉलो कर रही है, एक तरफ वो ये दावा कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए, अभी इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे चंद दिन पहले नेशनल असम्बली में कि जनाब हम अपने आप को लिबरल शो करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फजूल में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक मुतनाज़ चीज़ पे हाथ डाल रही है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हालांकि वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ऐड कर लें कि पहले इन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर हो गया था वो तो हमने हाईलाइट कर दिया, जो कादियानियों को एक मेंबर को डाल दिया था बीच में अक़लीती कमेटी में। तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखे जी, जिसने इन पे खर्च किया है इन्होंने फ़ायदा तो देना है उनको, मगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों में है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ये हमारे देखें, आपने जो PIA पे जो मसला बना है खुद देख लें कि इन्होंने खुद सुल्तानी गवाह बनकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जग अंसाई कराई। हालांकि वो अंदर बैठ के भी मसला हल हो सकता था, उसकी इंक्वायरी हो सकती थी संसद की। इसी तरह ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने एक तराना भी भेज दिया है। सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो हम इसकी कतन जो हम भी नहीं करेंगे और बल्कि हम इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के दौर में इसकी मंजूरी दी गई थी। एक बात ये, दूसरा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कह चुका है गालिबन 2017 में कि इस तरह के काम, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये काम किए जाए कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए इबादतगाहों की तामीर और उनकी हिफाजत। और एक और बात बड़ी अहम ये कि जो जिस तरह गुरुद्वारा बना है, जी मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ कि ये करतारपुर है, जिस तरह दीगर जगह हैं जो जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं, तो उससे भी कमाई होती है ममालिक को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे, जब ये सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान। तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की तामीर के लिए? देखें, कुरान मजीद में ये कहा गया है
तावनु नेकी के कामों में आपने तावन करना है। तो जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो जो उसके साथ शरीक खड़ा करेगा तो आप क्या उसका तावन कबूल कर लेंगे? क्या एक तौहीद के नाम पे जो ममलकत बनी है जिसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसके होते हुए आप उसमें वो पैसा देखें भी आएगा कि जो गैरुल्लाह के नाम पे है, बुत परस्ती तो सीधा सीधा शिरक है, तो उससे अब जितना भी मुआवजा इनको मिलेगा टूरिज्म के तौर पे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि इस्लामी अल्लामा साहब इस्लाम शराब के बारे में क्या कहता है? अल्लामा साहब ये बताएं, इस्लाम शराब के बारे में क्या कहता है? पहले एक बात ये नोट कर नहीं, थोड़ा सा एक सवाल है मेरा बड़ा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम तो शराब की कमाई खजाने में जमा करते हैं, जिस खजाने के अंदर शराब की कमाई शामिल हो तो ये इस्लामी रियासत किस तरह उसको कह सकते हैं आप शराब बेचते हैं सरकारी तौर पर, क्या नहीं बिकती पाकिस्तान के अंदर? सरकारी हुकूमत बेचती है शराब की, परमिट दिए हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं। तो ये क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रियासत मदीना में शराब फरोख्त होती है? ये पहले तो होती रही, आप इमरान खान साहब को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? तो अब तो मैं ये भी कहने लगा हूं कि आपने बोल दिया, मैं लफ्ज़ इसकी वजाहत कर दूं कि अगर नून लीग ने मंदिर की इजाज़त दी थी तो खान साहब का तो नारा ये है कि मैं इन सब की पुलिसियाँ ख़त्म करके मदीने की रियासत बनाऊंगा, तो ये उनके नाम पे थोप दें कि मैंने उनका ये मनसूबा ख़त्म कर दिया है। और ये जो वाम में इंतशार फैल रहा है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, खुदा के लिए एक जुमला इधर भी बोल दें। जैसे ये कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के लिए खाक में नहीं था, तो खुदा के लिए एक जुमला इसके लिए भी बोल दें कि नून लीग हक में थी, मैं हक में नहीं हूँ। अब क्यों लोगों में कंफ्यूजन पाया जा रहा है? इसकी वजह है कि ये भी चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने को बड़ों को खुश करते थे, अब इसके मतलब है कि ये भी अपने बड़ों को खुश करने के लिए ये मंदिर यहाँ तमीर करना चाहते हैं। लेकिन साहब जो सबसे अहम चीज़ है वो उस दिन इमरान खान साहब ने जो नेशनल असम्बली में तकरीर की, मैं तो उसी पर मैं लूँगा। उन्होंने पिछली दोनों पोलिटिकल पार्टीज पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को मॉडरेट साबित कर रहे हैं, बाहर जाके अपने को लिबरल कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम और लिबरलिज्म का इन्होंने प्रचार करते रहे हैं ताकि गैर मुल्की अकाओं को खुश कर सके। जी आप हमें दें वरना अब खुद इमरान साहब अपने आप को ये कहते हैं कि रियासत मदीना का मॉडल है ये, हम रियासत मदीना के फॉलोअर्स दुरुस्त है। मेरा मतलब ये है कि आप पिछली गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन पे लिबरलिज्म का लेबल भी लगा रहे हैं, खुद आप अपने आप पे रियासत मदीना का लेबल लगा रहे हैं, और उसके बाद आप इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी तौर पर जहां पर हिंदू कम्युनिटी नहीं है वहां पर सरकारी खर्चे से रियासत मदीना के मॉडल के पास जो भी बजट है उसके जरिए से एक मंदिर बना रहे हैं। देने वालों को सोचना चाहिए। साहब जो आप बात करें, आप करतारपुरा था, वहां पर पहले से बिल्डिंग थी, आप उसको जितना मर्जी रेनोवेट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। आपने कहा कि मजहबी टूरिज्म, यहाँ पे बहुत पुराने मजहबी जो हैं वो है इबादतगाहें हैं, आप उनके लिए फंड्स दे रहे हैं, उनको बेहतर कर दें, ठीक है। लेकिन एक इस्लामिक स्टेट जिस तरह से अल्लामा मदनी साहब कह रहे हैं, मेरे नज़दीक अगर रियासत मदीना का मॉडल देखूं, खिलाफत राशिदा का मॉडल देखूं, किसी इस्लामी स्टेट में इस तरह से बुतों की को इस तरह रियासती सरपरस्ती में तामीर एक और चीज है और हिफाजत उनकी करना ये बिल्कुल, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनको आप अलग-अलग रखें, इनको आपस में गड़बड़ ना करें, ये डिफरेंट चीजें हैं। इस्लाम ये जरूर कहता है कि जो उनकी मजहबी मुकामात हैं, अच्छा, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो खुद मजहबी मुकामात उनके क्रिएट करती जाए, बनाती जाए। हाँ, अगर थी तो आप, अगर जमीन थी तो आप उनसे कहते कि ठीक है भाई बना लो, वहाँ पर खुद जाके बना लो, वहाँ पर बनाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्टेट खुद वहाँ पे मंदिर बनाए और वहाँ पर अच्छा इसमें ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा। अल्लामा साहब के देखिए वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर भी हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत हैं नूरुल्लाह कादरी साहब, अगर वो बैठकर उलमा को बुला लें और उससे में एक डिस्कशन हो जाए कि इसका कोई हम हल निकाल लें कि क्या करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीज़ें सोची जाए, क्योंकि इस तरह फिर इंतशार ना फैले। अब पहले ही दुश्मन मुल्क हमारा इमेज दिखाना चाहता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पर कोई अक़लियतों को हुकूक हासिल नहीं है, जबकि दुनिया गवाह है। अगर आप देखें कि
पाकिस्तान में ज्यादा हिफाजत की जाती है अकलियतों की। बाकी आप भारत को देख लें, दीगर हमारे बाबरी मस्जिद की मिसाल आपके सामने, जितने ममालिक हमारे इर्द हैं वहां पर इतनी मजहबी आजादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। मेरी बात नोट कर लें, पाकिस्तान में अकलीतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि हम मेजॉरिटी हैं, 97% मुसलमान हैं इस मुल्क में, मगर हमें मस्जिदों की, मदरसों की NOC लेने के लिए कितने इदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना हमें घसीटा जाता है। मगर ये अकलीतों तो इस मुल्क में अल्लाह के कसम है इतनी खुश हैं कि इनके काम खुद घर बैठे हो जाते हैं। हमारे ऑफिसर घर बैठे सिर्फ नंबर टांगने के लिए इनका घर बैठे काम कर देते हैं, मगर हम मेजॉरिटी होकर भी कितने इदारों के चक्कर लगाते। फिर मस्जिद बनाने की हमें NOC 20-20 साल, इस्लामाबाद में एक मस्जिद का मसला बना हुआ आपने देखा है, तो वो 22-23 साल पुरानी है, तो उसको NOC नहीं जारी किया इन्होंने, और बल्कि वो कल परसों शहीद कर दी। अच्छा, ब्रेक का वक्त है। अल्लामा साहब हमारे साथ रहेगा। एक और बड़ा अहम PUBG एक गेम, बड़ी मकबूल गेम बच्चों में और नौजवानों में भी, लेकिन इससे इतने ज़्यादा खुदकुशियों के वाक़यात हुए कि अब इस पर आखिरकार पाबंदी लगाई गई। क्यों ऐसा होता है कि एक वीडियो गेम से इतना इंतशार और इतनी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई, इस बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन जिस तरह आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं वो भी हम आपको बता दें कि इमरान खान साहब ने नदीम बाबर साहब को हटा दिया है। मुशीर पेट्रोलियम थे और ये बात कुछ दिन से हो रही थी, फिर कहा जाता है जी इमरान खान साहब एक्शन नहीं लेते, अब उन्होंने एक्शन ले लिया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अभी लेते हैं ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। एक गेम मोबाइल पर खेल रहे बच्चे, कंप्यूटर्स पर खेल रहे हैं PUBG गेम, उस पर PTA ने पाबंदी लगा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात नज़र आने लगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, इससे पहले कई ममालिक में ये वाक़यात हुए और वहाँ भी ये बहस जारी रही, लेकिन पाकिस्तान में आए रोज़ ये वाक़े जब सामने आने लगे तो आखिरकार फिर इस पर पाबंदी लगा दी गई। इस गेम में नौजवान और बच्चे इस तरह से खेलते हैं कि उनका जो भी सिस्टम है कि इकट्ठे एक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए वो खेल सकते हैं। बंदूक और उसमें खून खराबा भी नज़र आता है, गोलियां चलाई जाती हैं और ऑनलाइन होती है कि अगर आप उठ कर जाएँ भी तो आप उस गेम से आउट हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चे मुसलसल कई घंटे सारी रात खेलते रहते थे। तो अब इस पर PTA ने पाबंदी लगा दी। क्यों ऐसा हुआ कि एक गेम इतनी नफ्सियात पर नौजवानों के सवार हो जाती है? और अब जिस तरह बाबू डोगर साहब बता रहे थे कि अब कोई बच्चों ने और भी कोई सिस्टम निकाल लिया है, हमें तो इतना पता नहीं कि उसके बावजूद के जरिए थे उसामा साहब तब भी खेल रहे हैं। PTA ने पाबंदी लगाई लेकिन वो VPN उन्होंने निकाल लिया, उसके जरिए थे वहाँ पर वो गेम खेल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर सबरीन हमारे साथ है, हमारी नफ्सियात हैं, और अल्लामा नासिर मदनी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सबरीन साहब, ये बताइए कि कैसे मुमकिन है कि इतनी खौफनाक गेम्स होती हैं कि इतने ज़हन पे सवार हो जाती हैं बच्चों के, नौजवानों के, कि उनको मना करते हैं अगर तो बच्चा इतना एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। क्या इस गेम से वो ये सीख जाता है या उसके दिमाग में इतना असर हो जाता है इस गेम से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये देखें कि जिस गेम का नाम PUBG है, जिसका मतलब ही बैटल है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन मेरा मुआशरे से एक सवाल है कि बैटल जो है, जिसको हम जंग कहते हैं, इसको मोहब्बत से भी जीती जा सकती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो चीज़ बहुत वायरल हो जाती है या जो चीज़ नुकसान देना शुरू कर देती है, उसको हम हार्शनेस से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसके 2-3 पहलू हैं उसामा। देखें कि PUBG के अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी है, फोर्टनाइट है, GTA 5 है। आप यकीन करिए कि ये इनसे ज़्यादा वायलेंट है। अगर आप इन गेम्स में जाएं, इनकी बैकग्राउंड में जाएं, तो ये ज़्यादा वायलेंस है, इसमें ज़्यादा खून खराबा है, तो इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस चीज़ पर हम पाबंदी पाकिस्तान में लगाएंगे। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगी कि देखिए, कोविड-19 आया, आपने पाबंदी लगाई, अनलकीली कौम का रवैया भी आपने देखा। लॉकडाउन में हमने क्या अपना रवैया पेश किया, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दूसरी बात है कि अब मसला बन गया खुदकुशियों का। अब अल्लाह बेहतर जानता है, या हमने नहीं देखा या हम उन घरों में नहीं गए कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है या क्या इसकी तस्दीक हो चुकी है कि इन बच्चों ने जो खुदकुशियाँ की हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वो PUBG ही है।
जितनी रिपोर्ट हुई डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन उसमें ये कहा कि ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा कि जी हमने इनको मना किया, और जब मना किया या उनसे छीना फोन तो मुझे उसी बात पे आ रही हूँ। मैं एड्रेस करना चाहूंगी पेरेंट्स को। देखिए, हमें आज से 3 से 4 साल पहले इस चीज का नहीं अंदाजा था कि पबजी भी कोई चीज, ठीक है। अब जो बच्चा, अब मैं पेरेंट्स से एड्रेस करना चाहूंगी माजरत के साथ, जो बच्चा, जिस बच्चे को आप गैजेट लेकर दे रहे हैं, अब वो बच्चा 2 से 3 घंटे आपसे दूर बैठा है, आपसे यूसी के पैसे मांग रहा है, और यूसी वो चीज़ होती है कि जिसमें आप वार्डरोब और वेपन्स वगैरह पैसों से खरीदते हैं। तो क्या पेरेंट्स का यहाँ पे काम नहीं है कि वो बच्चों से इस चीज़ का क्वेश्चन करें कि बेटा ये किस किस्म की गेम आप खेल रहे हैं? पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा। मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहूंगी कि उनका कितना इस चीज में अमल दखल है कि वो अपने बच्चों पे कितनी नजर रखते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप ये देखें, अब खुदकुशियाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पबजी की वजह। देखिए, अच्छा, अब इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं, इसका इस्तेमाल जो इसका इस्तेमाल गलत है। हमारे साथ अल्लामा साहब भी हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातें दुरुस्त हैं और बड़ी अच्छी बात आपने की कि पेरेंट्स का इसमें बड़ा रोल है। अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि हमने बाकी जगहों पर सुना, मुल्कों में जाकर, अमेरिका में कि जी वो बड़ी इस तरह गेम्स खेलते थे और अचानक वो किसी बात पर गुस्से में आए और जाकर कई लोगों को मार दिया बंदूक उठाकर। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें ये पबजी जो गेम है, इसका अस्करी से तल्लक है। तो हमें अपने बच्चों को, ये जवानी वाला खून गर्म होता है, तो इस मरहले पे इनको अस्करी तो चीज़ें बिल्कुल दिखानी नहीं चाहिए, ना राइफल वगैरह पकड़ानी चाहिए, ना ऐसी गेमें दिखानी चाहिए जिससे उनका ज़हन ये बने कि हमने हथियार यूज़ करना है। ये फ़ौज की शान है। तो वो उन्होंने कहा जी मैं फ़ौजी मार देना, फ़ौजी मरता नहीं है, वो तो शहीद होता है। तो ये तो लफ्ज़ ही गलत है कि वो अपने घरों में बैठकर ऐसी बातें करते और गालियां इतनी गलीज निकालते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, जो पबजी खेलते इतनी गंदियां गालियां मां की, बहनों की, और बल्कि उसके बाद गुस्से में से लड़ने तक आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो हम गेमों से मत सीखें। अगर मैंने अभी एक चीज डिस्कस की कि पेरेंट्स का कितना अमल दखल है, हाउ मच अवेयरनेस द पेरेंट्स आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। मेरा सवाल पेरेंट्स से है, गेम बनाने वालों को भी तो चाहिए कि वो ये बताएं कि जी इतनी एज होनी चाहिए कम से कम। जी मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ। जी मदनी साहब, आपको नौजवान बड़ा पसंद करते हैं, तो आप जो जिस तरह कहते हैं तुसी अपने चन्ना नू की पैगाम दोगे वीडियो गेम्स के हवाले ना, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रही हैं होर भी बढ़िया गेम ने चन्ना नू पैगाम ये दे रहे हैं। मैं भी पबजी दा नुकसान है, होर गेमां क्या पहले तो ये सुन लन कि कई मेरे को केस पहुंचे ने कि माँ प्यो आवाज़ मारदा, बच्चे आंदे बेटा मेरा ब्लड प्रेशर चेक करी, अब्बा जी 2 फौजी रह गए ने मार लें दो, उन्हें चलो भावें बुढ़ा फुड़क जाए। तो यानी कहने का मकसद है, ये पबजी गेम के अलावा क्या ये बैडमिंटन नहीं खेल सकते? उसमें इनकी जिस्मानी सेहत भी ठीक रहेगी और ये खेल भी खेलेंगे। क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसमें इनकी जिस्मानी फिटनेस भी रहेगी, क्योंकि ये बच्चे फिटनेस को भी पसंद करते हैं। उस वक्त तक तो आपको पता है कि इनकी दोस्ती नहीं होती जब तक ये जिस्म के लिहाज से फिटनेस ना हो। तो मैं इनको बताता हूँ कि ये बैडमिंटन खेलें, ये क्रिकेट खेलें, इनको अस्करी गेमें खेलने का क्या फ़ायदा है। और हमने ये कितनी बदकिस्मती है, हमने ये जैसे ये उर्तगल ड्रामा चला, ये हमने ड्रामों से सीखना शुरू किया, हम किताब छोड़ गए। भाई कुछ सीखना है तो किताबों से सीखें, लेकिन सीखना है तो अपने उस्तादों से दौर भी बदल गया। बिल्कुल ठीक है। एक और मैं जल्दी से एक बात करूंगा, इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी गवर्नमेंट्स ने स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी। कोई स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है, कोई स्कूल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बच्चे जो है वो इस तरह की खेलों में 4 कमरों में खुले हुए हैं और वहाँ तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल बदकिस्मती है। 2.25 साल से ये स्पोर्ट्समैन की हुकूमत है, मगर स्पोर्ट्स के लिए इसने कुछ किया ही नहीं। बस 2.25 साल अपोजिशन पे निकाल दिए हैं, बस दरानी जेठानी झगड़ियां थे गुजार दी है। स्पोर्ट्समैन ने स्पोर्ट्स के लिए किया कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर सबरीन अल्लामा नासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही थी कि इसमें वालिदैन का बड़ा अहम किरदार है कि वो बच्चे को कोशिश करें कि खुद वक्त दे दें, कोई टाइम इस तरह का दे दें, कोई खेलने के मौके इस तरह के फराम कर दें, और अपनी निगरानी में कोशिश करें कि अगर उसको गेम खेलनी है और उसके बारे में पहले पूछ लें कि किस तरह की ये गेम है, और उस देखें
माँ बाप में से कोई मौजूद हो, अगर वो उसको खिलानी है कोई गेम, इस तरह की वीडियो गेम या कुछ ऐसा, तो एक ख़ास उम्र से पहले ना ही दें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।